देखिए बच्चे, आपका बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स का बेसिकली ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है यहाँ पे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। बेसिकली जब भी नेबर की बात आती है तो पड़ोसी अच्छा होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा पड़ोसी है हमारा? पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अच्छा पड़ोसी है वो है चाइना। तो बेसिक इस चैप्टर के अंदर जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे ना 1947 में बेटा हमारा देश आजाद हुआ, सेम टाइम पे लगभग पाकिस्तान हुआ, ठीक है, बना बेसिकली। चाइना का भी आसपास का ही रूल रहा है। तो इस चैप्टर में हमें कंपैरिजन पढ़ाया जाएगा कि एक्चुअल में जब हम सबने इकट्ठी इकोनॉमी स्टार्ट करी थी तो इंडिया इतना आगे क्यों है, चाइना हमसे आगे क्यों चला गया, पाकिस्तान सबसे पीछे क्यों रह गया। इस तरीके के टॉपिक्स आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो बेसिकली पूरी कंपैरेटिव स्टडी है आपकी इसके अंदर तीनों देशों को लेके। जैसे कि अब आप देखोगे टॉपिक भी दिख रहे होंगे, सबसे पहला क्या है यहाँ पे? डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना, कि चाइना ने ऐसा क्या करा। फिर डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया। अभी हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब, ठीक, अब बेसिकली डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना की अगर बात करें तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ही, जैसे आपको पहले भी दिए थे मैंने, कि इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी कि कब कब कौन कौन सी चीज वहां पे हुई थी। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर तो 1949 के अंदर चाइना को क्या मिली थी बेटा? यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली थी। हमें कब मिली थी? 1947 के अंदर, ठीक है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म्ड। देखो जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, अदर अदर पार्टीज है ना, चाइना के अंदर एक ही चीज अच्छी रही कि 1949 से लेके टिल द डेट 2024 तक एक ही पब्लिक पार्टी बनी जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म। उसके बाद वहां पे सरकार है ही नहीं, वहां पे वोट चलता ही नहीं, एक ही गवर्नमेंट है जो रूल करती हुई आ रही है, ठीक है। 1958 के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज लॉन्च्ड, कम्यून सिस्टम इन विलेजेस, ऑल मेजर सेक्टर वाज प्राइवेट सेक्टर। इन्होंने क्या करा, काफी सारे सेक्टर जो थे उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करा। 1966 से 76 तक ग्रेट पोलिट्री एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो ये डेट्स आप याद कर लेना, किस पर्पज से हैं ये? आपके एमसीक्यू पर्पज से हैं, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द कंट्री साइड विलेज टू लर्न एंड वर्क। जितने भी लोग विलेजेस वगैरह में थे उनको आसपास के शहरों में भेजा गया जहां से कि वो काम सीख के आ सके। 1978 के अंदर मेजर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्यून लैंड डिवाइडेड, ड्यूल प्राइसिंग लॉन्च्ड, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनकरेज थ्रू द सेस। जैसे यहाँ पे क्या आई थी? एनईपी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसी तरीके से वहां पे क्या आया बेटा? एक सेस लेके आया गया। अब ध्यान से ये सुनने वाली बात है, देखो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ। हमने कब इंपॉर्टेंस समझी एनईपी की, हमें कब रिक्वायरमेंट लगी? 1991 के अंदर आके। 1991 में हमें समझ आया कि भाई हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही, तो हमें क्या लेके आनी चाहिए? एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी चाहिए। लेकिन ये चीज अगर हम देखें चाइना ने कब कर दी थी? 1978 में ही कर दी थी। तो 78 का मतलब हो गया 2 साल तो वो चले गए, 10 12 12 और 1 लगभग 13 साल पहले ही उसने क्या कर दिया, एक तरीके से हमसे पहले ही इकोनॉमिक पॉलिसी ले आया। जैसे यहाँ पे एनईपी है, वहां पे क्या चला? वहां पे एसईजेड चल रहा था, ठीक है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? कहता है चाइना डेवलपमेंट पाथ हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द सेंचुरीज, अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज क्रूशियल टू कंप्रहेंड द कंट्रीज प्रेजेंट डे इकोनॉमिक प्रोसेस। कहता है अगर आज प्रेजेंट के चाइना को आप पुराने टाइम से कंपेयर करोगे ना बेटा, तो आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे कि हाँ ऐसा चाइना किसी टाइम पे था, क्योंकि आज प्रेजेंट में चाइना बिल्कुल चेंज हो चुका है। कहता है प्री मॉडर्न एरा, द एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू द इनोवेशंस लाइक पेपर मेकिंग, गन पाउडर एंड द कंपास। कहते जो बहुत पुरानी एंशिएंट के अंदर चले जाए तो चाइना से हमें क्या क्या मिला? पेपर मेकिंग चाइना ने बनाई, ठीक है। उसके बाद कंपास का डिजाइन किया, गन पाउडर वगैरह ये सब किसने लेके आया? चाइना ने इंट्रोड्यूस किया। अब आता है कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा का मतलब चाइना के ऊपर क्या चल रहा था? कॉलोनियल रूल कह सकते हो आप। इन 19th सेंचुरी चाइना फेस्ड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द वेस्टर्न पावर्स एंड जापान, रिजल्टिंग इन अनइक्वल टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल कंसेशंस। बेसिकली जैसे यहाँ पे लड़ाइयां होती रहती है ना बेटा, उसी तरीके से सेम क्या होती है? वहां पे भी लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। हमारे साथ लड़ने वाले ये हैं, वहां पे लड़ाई किससे हुई? उसकी जापान से हुई। तो जापान से जब उनकी लड़ाई हुई तो काफी सारे कंसेशंस वगैरह वहां पे उनको प्रोवाइड कराने पड़े। रिपब्लिकल एरा का मतलब क्या है? आज अगर मैं बात करूं इंडिया में कौन सा एरा चल रहा है? बीजेपी का एरा चल रहा है। तो वहां पे कौन सा एरा चल रहा है बेटा? रिपब्लिकन एरा चल रहा है, वो शुरू से ही चला आ रहा है। कहता है द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट लेड बाय द चिंगाई कै शेख sought टू बी मॉडर्नाइज चाइना इकोनॉमी, बट द एफर्ट्स वर हैम्पर्ड बाय द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द जापानीज इन्वेजन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड। कहता है ये चाहते थे कि हम चाइना को क्या करें? जल्दी से जल्दी क्या करें? मॉडर्नाइज करें। लेकिन ये हो जाता, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ? एक तो जापान इंटरवेंट करता है, इसका बहुत बड़ा राइवलरी है जापान, ठीक है, देखने में भाई भाई लगेंगे, ठीक है।
लेकिन ये सबसे बड़ा राइवलरी कौन है इसका, जापान है। उसके बाद इतने में ही क्या हुआ, उस टाइम पे वर्ल्ड वार सेकंड हो गई, जिसकी वजह से चाइना को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहता है इन 1949 द कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय द माओ जेडोंग एस्टैब्लिश द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 में एक पार्टी बनाई गई, इनका नाम क्या था, माओ जेडोंग। अंडर माओ's लीडरशिप चाइना परस्यूड अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सिस्टम विद कलेक्टिवलाइजेशन एंड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसके अंदर क्या करा, कलेक्टिवलाइजेशन लाया गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभी आगे हम आएंगे भी, देखते हैं उसमें क्या बताया है। फिर आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ, कहते हैं माओ's डेथ इन 1976 marked the beginning of economic reform under Deng Xiaoping. Deng introduced market-oriented reforms and opened China to the foreign investment and global trade. अभी ना ऊपर आपने बच्चे एक डेट पढ़ी थी 1978 के अंदर, वहां SEZ आया। ये आया कब, इसके मरने के, ठीक है। तो इसके मरने के बाद ये नए नेता आए वहां पे, इन्होंने क्या करा, एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट क्रिएट करा, एक तरीके से चाइना की इकोनॉमी को दूसरे देशों से क्या करा, इंटीग्रेट करा। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रोथ, कहता है सिंस 98 चाइना हैज एक्सपीरियंस्ड अ रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ बिकमिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी। ठीक है, 1980s में ये बन गया था बेटा, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था चाइना। 80 की बात कर रहे हैं और आज हम 24, यानी 24 साल हो चुके हैं इस बात को भी। ठीक, 34 ही हो गया। शिफ्ट टू कंज्यूमर ड्राइवन इकोनॉमी, इन रिसेंट ईयर चाइना हैज बीन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन एक्सपोर्ट ड्राइवन मॉडल टू मोर कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी। देखो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी होता क्या है, इसको ऐसे समझो आप। आज देखो बेटा, प्रेजेंट के अंदर मैंने आपसे पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी, छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं हम, बहुत ज्यादा बड़ी चीजों के बारे में। आज मैंने एक सिंपल ऐड देखा नेल कटर का, ठीक है, ये इंडिया में क्यों नहीं सोचा जाता, चाइना ही क्यों सोचता है। उन्होंने क्या करा, नेल कटर ले रहे हैं, उसके ऊपर ना एक राउंड अबाउट लगाया हुआ है, वो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है। होता क्या था, जब आप नेल्स काटते हो ना तो दिखता नहीं है, कई बार स्किन भी कट जाती है, तो उन्होंने उस पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया कि नेल बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा आपको, तो स्किन कटने के चांसेस खत्म। अब उसको बनाने के बाद तो हमारे दिमाग में भी आ जाएगा यार इसमें कौन सी साइंस थी, हम भी लगा सकते थे एक ग्लास, लेकिन हमने सोचा क्यों नहीं पहले, सोचता तो वही है ना सबसे पहले। ऐसे ही आपको मैं बताऊं, जितने भी आप ये देखो, आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, घर जितने मर्जी आप प्लान से बना लो, आर्किटेक्चर से बना लो, इंटीरियर डेकोरेटर रख लो, कुछ भी रख लो, घर बनने के बाद आपको 10 चीजें याद आती है, यार यहाँ पे तो कपड़े टांगने लिए खुट्टी चाहिए थी, यहाँ पे ये चाहिए था, बैक डोर पे हमें ये चाहिए, उसके लिए क्या करनी पड़ती है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ड्रिल होगी, नट जाएगा, जब होता है। चाइना ने क्या देखा, भैया ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, या वर्ल्ड वाइड ही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, उसने क्या निकाल दिया, आज की डेट में ड्रिल नहीं करना पड़ता, उसके स्टिकर्स वाले चिपक वाले आते हैं, उसे डायरेक्ट चिपका दो, और इतना वजन होता है कि आप किचन के अंदर जितने भी आपके करछी वगैरह हैं वो टांग लोगे, वो कहीं नहीं हिलने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि वो आज जो फोकस करके बैठा है ना बेटा, वो फोकस करके बैठा है कि लोगों की नीड क्या है, जो नीड है उसको पकड़ लेता है नफ्स को, उसी के ऊपर क्या करता है बेटा, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। यही उसका बेस्ट पार्ट है। उसको लाने के बाद हम सब उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, अच्छा चाइना ले आया, हम भी उसे फॉलो करेंगे, लेकिन पहले कोई नहीं कर पा रहा। इसलिए चाइना क्या चल रहा है बेटा, सबसे मतलब हमारी आंखें खुली हैं पूरी, तब भी नहीं देख पा रहे, उसकी थोड़ी सी खुली है, फिर भी बहुत ज्यादा देख पा रहा है हमसे, है ना, ये फर्क है बस। इसके बाद आता है बेटा ज्योग्राफी। अब ऊपर हमने पढ़ा कि चाइना किस किस तरीके से था, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब हम पढ़ेंगे उसको ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल का मतलब होता है उसको भौगोलिक एरिया कैसा था। कहता है ज्योग्राफी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग अ नेशन डेवलपमेंट पाथ एंड चाइना ज्योग्राफिकल फीचर हैव हैड प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। हियर अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस चाइना डेवलपमेंट। देखो कुछ कुछ चीजें समझा रखी हैं शॉर्ट में, जैसे वेस्टलैंड्स। China is the world's fourth largest country by land area, encompassing diverse landscapes such as a mountains, plateau, desert and fertile plains. कहता है दुनिया के अंदर चौथे स्थान पे आता है लैंड एरिया के अंदर, इंडिया नहीं आता वहां पे, इंडिया बहुत दूर है, उसके अंदर लैंड एरिया बहुत कम है इंडिया के पास कंपैरेटिव टू पॉपुलेशन। ठीक है, रिवर्स एंड वाटरवेज। चाइना इज द होम टू द मेजर रिवर लाइक यंगेस्ट एंड येलो रिवर which have played a crucial role in China agriculture development. These rivers provide irrigation water for fertile farmlands, enabling agriculture productivity. कह रहे हैं यहाँ वहां की ये दो मेन रिवर्स हैं जो कि वहां पे एग्रीकल्चर के लिए करती हैं बेटा, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। नेचुरल रिसोर्स, चाइना इज रिच इन वेरियस नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स। ये सब कुछ चाइना के पास है, इंडिया के पास भी है। साथ साथ में कंपैरिजन दिमाग में रखते भी जाना कि जो चाइना के पास है क्या हमारे पास है या। अगला कोस्टल एडवांटेज। कोस्टल की मतलब होता है बेटा समुद्री, ठीक है। कोस्टल एडवांटेज क्या है इसके पास, चाइना हैज एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग ओवर 14,000 किलोमीटर which has been instrumental in facilitating the trade and connecting with the global market.
14,000 किलोमीटर का क्या है बेटा इसका कोस्टल एरिया है, जो कि बिजनेस करने के काम भी आता है, अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड भी कराता है ये, ठीक है। फिर आता है माउंटेन टेरेन। चाइना माउंटेनियस टेरेन पोजेस challenges for the infrastructure development, communication and transportation network. However, it has also acted as a natural barriers, providing defense against the invasion through the history. देखो हो क्या रहा है बेटा, चाइना के अंदर ना बहुत सारे पहाड़ है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा है कह लो आप। तो क्या होता है कि उसकी वजह से जब वो कम्युनिकेशन का कोई साधन लगाता है, नेटवर्क लगाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। आपने अगर रिसेंट न्यूज भी सुनी हो ना, तो चाइना को रोड तक निकालने के लिए पहाड़ खोदने पड़ते हैं। तो बीच में मतलब सड़क निकल रही है, मान लो शांति बिल्डिंग से अशोक नगर जा रही है, बीच में पहाड़ आ गया, पहले पहाड़ खोदो तो सड़क आगे निकलेगी। अब इतने ज्यादा पहाड़ों की वजह से एक तो नेगेटिव हो गया क्या कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में उन्हें दिक्कत आती है, लेकिन प्लस पार्ट क्या हो जाता है, उनको नेचुरल सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो उनके पास ऑलरेडी क्या है, पहाड़ खड़े हैं। हम कहते हैं ना कि भैया जैसे महाभारत में कहते थे भीम खड़ा है पहाड़ जैसा, यहाँ तो नेचुरल पहाड़ ही खड़े हैं उनके आगे की बचा लेंगे उनको गोलियां वगैरह से। तो प्लस भी है और उसके क्या है अपने आप में नेगेटिव भी है दोनों उनके साथ। फिर आता है क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर पोटेंशियल्स। China experienced diverse climatic conditions ranging from a arid desert in the northwest to subtropical and monsoon climate in the south. This diversity allows for the wide range of agriculture activities including rice cultivation, wheat production, tea farming and the fruit cultivation. देखो बेसिकली वही है, हर तरीके का वेदर लगभग चाइना में भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन हर जगह पे अलग है। जैसे साउथ एरिया में अलग होगा, जैसे इंडिया में भी तो ये है, फिर साउथ में चले जाओगे वहां पे ठंड नहीं पड़ती। भाई आप बॉम्बे चले जाओ, गोवा चले जाओ, तो यहाँ पे कभी भी 12 महीने कभी भी ठंड नहीं पड़ती है, ठीक है। इधर की साइड ठंड पड़ती है, यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती। इससे आगे चले जाओगे वहां बर्फ गिरती है, वो यहाँ नहीं गिरती। तो सेम चाइना के अंदर भी चलता है, ठीक है। कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। मैंने अभी आपको ऊपर बोला भी था कि आगे समझेंगे इसे है क्या। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 3 मार्क्स के लिए इस चैप्टर के अंदर। कहता है इन 1958 अ प्रोग्राम नेम्ड द ग्रेट लीप 42 फॉरवर्ड campaign was initiated by a Mao to modernize the China's economy. याद करते जाना, ये पूछूंगा अभी साथ साथ। इसका मेन मोटिव क्या था बेटा, चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना, इसका मेन मोटिव था। The aim of this campaign was to transform the agrarian economy into the modern economy through the process of a rapid industrialization. दूसरा मेन एम क्या था कि अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ कराना चाहते थे। एग्रेन इकोनॉमी का मतलब अगेन क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर से ये कहां पे शिफ्ट कराना चाहते थे आपको, इंडस्ट्रीज के ऊपर। Under this program, people were encouraged to set up an industry in their backyard. Backyard का मतलब होता है जैसे घर के पीछे का बरामदा। तो लोगों को इतना मोटिवेट करा वहां की गवर्नमेंट ने कि आप छोटा काम करो। गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया खाली कोई नहीं बैठेगा भाई यहाँ पे, आपको क्या करना है, चाहे आप छोटा काम करो, कैसा भी काम करो, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी ही पड़ेगी। इसीलिए आज चाइना इतना आगे निकल भी गया। फिर आता है in rural areas communes were started. Under the commune system people collectively cultivate land. commune system चालू किया गया जिसके अंदर कम्युनिटी बनाई गई, बेसिकली मिलजुल के क्या करते थे, वो खेतीबाड़ी करा करते थे। In 1958 there were 26,000 communes covering almost all the farm population. लगभग सारे के सारे क्या कर दिए थे इन्होंने, कवर करवा दिए थे इन communes के थ्रू। GLF campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. कहते हैं एक बार सूखा पड़ा था चाइना के अंदर, जिसके अंदर लगभग 30 मिलियन लोगों की क्या हो गई थी बेटा, वहां पे डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री रही है 30 मिलियन मरने के बाद। नहीं मरते तो अभी इंडिया पीछे ही होता फिलहाल, है ना। चलो, ग्रेट पॉलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन। कहते थे ग्रेट पॉलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 66-76 अंडर द लीडरशिप ऑफ अ माओ टेसो टोंग, पता नहीं क्या नाम है भैया इनके। फॉलोइंग द रिवोल्यूशन चाइना रिफॉर्म इन इकोनॉमी 1978। बेटा ये जो पॉइंट पढ़ाऊंगा ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। इन ड्यूल प्राइसिंग द चाइना फिक्स द प्राइस इन 2 ways, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। what required to buy and sell quantities second of input and output on the basis of price fixed by the government, and the rest were purchased and sold at a market price. This policy helped in increasing the production in China. देखो इन्होंने 2 प्राइस पॉलिसी बताता हूँ क्या है। इन्होंने क्या कहा, भैया आप प्रोडक्शन करो, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कहा और एग्रीकल्चर वालों को भी कहा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपको पता होगा, हमने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी पढ़ा है ना इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट यहाँ की क्या कहती है कि भैया आप एक काम करो, पहले उगा लो, बेच लो, अगर उसके बाद बच जाएगा तो एक मिनिमम प्राइस पे हम आपसे सारा खरीद लेंगे।
चाइना की गवर्नमेंट उल्टा कर रही थी, वो कह रही है भैया पहले बनाओ, हम आपसे खरीदेंगे, वो गवर्नमेंट का प्राइस होगा, उसके बाद आप कहां पे बेचो, मार्केट प्राइस के हिसाब से, मार्केट में जितना बेचना आप बेचते रहो। लेकिन लॉस वहां पे भी नहीं है, क्योंकि पहले वहां पे प्लस क्या हो गया कि उसको श्योरिटी मिल गई। यहाँ तो गवर्नमेंट बचा हुआ खरीद रही है ना, वहां तो बनाते हुए खरीद रही है उनसे, तो आप बनाओ और एक मिनिमम प्राइस पे हम आपसे सारा माल उठा लेंगे, उसके बाद जो है आप मार्केट में जाके बेचना स्टार्ट करो। तो वहां प्रोडक्शन क्या हो गया बेटा, एक तरीके से हाई होना स्टार्ट हो गया और ज्यादा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ बोलते हैं बेसिकली से। कहता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स वर एम्ड at promoting a collective local production. The public enterprises were exposed to the foreign competitor as a result of reform. The goal was to generate enough surpluses to finance the modernization of mainland China. To this end, China set up a special economic zone to invite investor to set economic. देखो बेसिकली मैं बताता हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। एक पूरा एरिया क्रिएट करा गया जहां पे बड़ी बड़ी MNCs वगैरह क्या कर सकती थी, डायरेक्टली आके पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि हमारे यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है, गुड़गांव, ठीक है, या दूसरा कौन सा है, ग्रेटर नोएडा, ये दोनों ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं। और IT सेक्टर के लिए चले जाओगे तो बेटा बेंगलोर, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे बहुत इकोनॉमिक जोन है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज आके क्या कर रही है, यहाँ पे डायरेक्टली आके इन्वेस्टमेंट्स करती है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा वही प्रैक्टिस शीट आती है आपकी, कहता है व्हेन डिड चाइना लॉन्च द ग्रेट लीप पीरियड, कब किया था, 1958. What was the primary aim of a great political cultural revolution in China? Cultural and artistic development, क्या था, ठीक है, cultural and artistic development. Which of the following was not a challenge faced by the Great Leap Forward campaign? Drought था, rapid industrialization, widespread famine था, loss of life था, rapid industrialization बचता है बेटा कि rapid industrialization वहां पे नहीं थी। What is the significance of dual pricing in China economic reform? क्या फायदा हुआ या क्या इंपॉर्टेंस थी? It provides incentive for increase. हाँ ठीक है, देखो ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी से क्या हुआ कि वहां के लोगों को मोटिवेशन मिला कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है और उन्होंने प्रोडक्शन बहुत तेजी से करा। फिर आता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिश अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना, ठीक है, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर एंड मॉडर्नाइज द इकोनॉमी। इनका मेन मोटिव क्या था कि बाहर के लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए और यहाँ पे लाके क्या किया जाए, उनको बिजनेस कराया जाए। ठीक है,